कभी पेट्रोल पंप पे रुके हैं और ये सोचा है कि एचपी, इंडियन ऑयल, रिलायंस, इन सब की कीमतें लगभग एक जैसी क्यों होती हैं? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसों का फर्क होता होगा। कागजों पर तो ये एक फ्री मार्केट है, पर ऐसा दिखता तो नहीं है। सही पकड़ा। अगर सच में पूरी आजादी होती तो मुकाबला दिखता ना। कोई ग्राहक खींचने के लिए दाम गिराता, कोई कुछ और करता। हाँ, लेकिन ये जो एक रूपता है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिजाइन है, एक पूरा सिस्टम है। और यही बात तो चौंकाने वाली है कि ये सिस्टम कोई नया नहीं, बल्कि इसकी जड़ें 150 साल पुरानी है। इसे एक आदमी ने बनाया था, जॉन डी रॉकफेलर। तो आज हमारी बातचीत का मिशन इसी सिस्टम को समझना है। कैसे रॉकफेलर का बनाया हुआ खाका आज भी Amazon, गूगल और यहाँ तक कि रिलायंस जैसी कंपनियां इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक, आप कह सकते हैं कि एक सर्वाइवल गाइड है, ये समझने के लिए कि आज की बड़ी कंपनियां कैसे काम करती हैं। और हमारी जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ता है? हाँ, मुझे तो सीधे सीधे रिलायंस जियो की याद आती है। 2016 में जब वो लॉन्च हुआ था, मुझे आज भी याद है, सब अपनी पुरानी सिम फेंक कर जियो ले रहे थे। मुफ्त डेटा, मुफ्त कॉल्स। हाँ, एक क्रांति जैसा था। उस वक्त तो यही लग रहा था, पर अब समझ आता है कि वो मुफ्त की सेवा असल में मुकाबले को खत्म करने की कीमत थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो कोई नई रणनीति नहीं थी, वो 150 साल पुरानी रॉकफेलर की प्लेबुक का एक भारतीय संस्करण था। तो चलिए उस आदमी की कहानी से शुरू करते हैं जिसने ये खेल इजाद किया। जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर 1839 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए। सुना है कि उनकी परवरिश में ही इस पूरे सिस्टम के बीज थे। बिल्कुल, उनके पिता एक ठग थे जो खुद को डॉक्टर बताकर गांव-गांव घूमते और नकली कैंसर की दवाइयां बेचते थे। अच्छा। तो रॉकफेलर ने उनसे सीखा कि दुनिया कैसे चलती है, मोल भाव कैसे होता है और बेरहमी क्या होती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था, उनकी माँ। वो एक कट्टर धार्मिक महिला थी। तो एक तरफ ठग पिता, दूसरी तरफ धार्मिक माँ, ये तो दो बिल्कुल अलग दुनिया हो गई। और यही रॉकफेलर की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा बना। पिता से चालाकी मिली और माँ से ये विश्वास कि वो जो भी कर रहा है वो ईश्वर की इच्छा है, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। मतलब जब वो अपने दुश्मनों को कुचल रहा था तो उसे लग रहा था कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है। हाँ, उसे लगता था कि वो तेल के कारोबार की गंदगी साफ करके एक व्यवस्थित दुनिया बना रहा है। और जो इंसान खुद को भगवान का एजेंट समझने लगे, वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसी सोच के साथ उसने तेल के कारोबार में कदम रखा। 1859 अमेरिका में ऑयल रश, हर कोई जमीन खोदकर तेल निकालने के पीछे पागल था। पर रॉकफेलर ने ये नहीं किया, है ना? नहीं, 20 साल के रॉकफेलर ने वो देखा जो बाकी नहीं देख पा रहे थे। उसने समझा कि तेल निकालना मतलब ड्रिलिंग एक जुआ है। आज तेल मिलेगा, कल शायद नहीं। तो सही बात है। असली और पक्का व्यापार तेल को साफ करने में है, रिफाइनिंग में। तेल कोई भी निकाले, उसे साफ तो करवाना ही पड़ेगा। और यहीं से उसने अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया। मैंने पढ़ा है कि उसके दो मुख्य हथियार थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये सुनने में बड़ी भारी शब्द लगते हैं, इनका असल में मतलब क्या है? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला है वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है अपनी सप्लाई चेन के हर हिस्से पर खुद का कब्जा कर लो, किसी और पर निर्भर मत रहो। मतलब तेल रखने के पीपे से लेकर उसे ले जाने वाले टैंकर तक सब कुछ अपना? बिल्कुल। उसने पीपे बनाने वाली फैक्ट्रियां खरीद ली। जो पीपा उसे पहले 25 सेंट का पड़ता था, वो अब उसे खुद 15 सेंट में बनाने लगा। उसने टैंक वैगन्स खरीद लिए, अपने गोदाम बना लिए। तो इससे उसकी लागत बहुत कम हो गई होगी। मुकाबला ही नहीं कर सकता था। बीच का सारा मुनाफा अब उसकी जेब में था। लेकिन सिर्फ लागत कम करने से तो कोई रातों रात बाजार पर कब्जा नहीं कर सकता। जरूर उसके पास कोई और इक्का होगा। आपने सही पूछा। और वो इक्का था उसका गुप्त हथियार, रेलवे के साथ की गई खुफिया डील। उसने अपनी शिपिंग की विशाल मात्रा का इस्तेमाल करके रेल कंपनियों को मजबूर कर दिया। कैसी डील? उसने उनसे ऐसी गुप्त डील की जिससे उसे न सिर्फ भाड़े पर भारी छूट मिलती थी, बल्कि, और ये सुनिए, रेल कंपनियां उसके प्रतियोगियों से वसूले गए भाड़े का एक हिस्सा भी उसे वापस करती थी। रुकिए, ये तो कमाल की धांधली है। मतलब वो अपना माल लगभग मुफ्त में भेज रहा था और उसके दुश्मनों के पैसे से ही और अमीर हो रहा था। ये सिर्फ समझदारी नहीं थी, ये एक शिकारी की चाल थी। और जब उसने अपने प्रतियोगियों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, तब उसने अपनी रणनीति का दूसरा हिस्सा शुरू किया, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। जिसका मतलब है अपने हर प्रतियोगी को या तो खरीद लो या खत्म कर दो।
और इसी से जुड़ा है ना क्लीवलैंड मैसेकर का किस्सा, है ना? नाम से तो काफी डरावना लगता है। हाँ, इतिहासकार इसे क्लीवलैंड का कत्लेआम ही कहते हैं, क्योंकि ये आर्थिक कत्लेआम ही था। 1872 में उसने क्लीवलैंड की हर रिफाइनरी के मालिक को एक सीधा ऑफर दिया। क्या ऑफर? अपनी कंपनी मुझे बेच दो, मैं अच्छी कीमत दूंगा, वरना मैं कीमतों की ऐसी जंग छेड़ूंगा कि तुम दिवालिया हो जाओगे और तब मैं तुम्हारी बर्बाद कंपनी को कौड़ियों के दाम खरीदूंगा। तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। कोई नहीं। नतीजा, सिर्फ 3 महीनों में रॉकफेलर ने क्लीवलैंड के 26 में से 25 रिफाइनरियों पर कब्जा कर लिया। सिर्फ 3 महीने? और इसी तरीके से 1879 तक स्टैंडर्ड ऑयल का अमेरिका की 90% तेल रिफाइनिंग पर एकाधिकार हो गया, एक मोनोपोली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, मोनोपोली तो उस जमाने में भी गैर कानूनी थी और लोग भी उससे नफरत करने लगे थे, तो वो कानून और जनता के गुस्से से कैसे बचा? ये एक बड़ी समस्या थी और इसका समाधान उसके वकीलों ने 1882 में निकाला, जिसने कॉर्पोरेट दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बनाया द स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट। ट्रस्ट, ये क्या चीज थी? ये एक क्या कहते हैं, एक कानूनी जुगाड़ था। उस समय हर राज्य के कानून अलग थे, तो रॉकफेलर ने अपनी सभी अलग अलग राज्यों की कंपनियों के शेयर्स एक ट्रस्ट के हवाले कर दिए। कागज पर ये 34 अलग अलग कंपनियां थीं, लेकिन उन सबका कंट्रोल एक ही जगह से होता था। हाँ, कुछ मुट्ठी भर ट्रस्टीज के हाथ में, जिनका मुखिया खुद रॉकफेलर था। मतलब कानून की आंखों में धूल झोंकने का एक शानदार तरीका। बिल्कुल। और इसी ट्रस्ट के मॉडल से आज की होल्डिंग कंपनी का जन्म हुआ। एक ऐसी बड़ी कंपनी जो खुद कुछ नहीं बनाती, बस दूसरी बहुत सारी कंपनियों की मालिक होती है। अरे हाँ, जैसे अल्फाबेट जो गूगल और यूट्यूब की मालिक है, या मेटा जिसके नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आते हैं। ये सब होल्डिंग कंपनियां तो हैं। और भारत में भी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा सन्स, अडानी ग्रुप। ठीक समझे। ये सब रॉकफेलर के 1882 वाले मॉडल की ही आधुनिक संतानें हैं। ये तो हुई वैश्विक कंपनियों की बात, लेकिन क्या भारत में भी कोई ऐसा उदाहरण है जिसने इस प्लेबुक को इतनी सफाई से इस्तेमाल किया हो? बिल्कुल। एक नाम जो सीधे तौर पर दिमाग में आता है वो है धीरूभाई अंबानी और रिलायंस। उन्होंने रॉकफेलर की प्लेबुक को शब्द दर शब्द लागू किया। पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन। हाँ, उन्होंने कपड़ों से शुरुआत की, फिर पीछे की तरफ गए। कपड़े के लिए धागा, धागे के लिए पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स के लिए रिफाइनरी और रिफाइनरी के लिए कच्चा तेल। मतलब पूरी सप्लाई चेन पर शुरू से आखिर तक अपना कब्जा। और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का उदाहरण तो 2016 का जियो लॉन्च ही है। बिल्कुल, वो क्लीवलैंड मैसेकर का डिजिटल संस्करण था। छोटे मोटे सारे खिलाड़ी मैदान से बाहर। पर उन्होंने एक तीसरी चीज भी की, है ना? रेगुलेटरी कैप्चर। हाँ, धीरूभाई का एक मशहूर सिद्धांत था, सिस्टम से लड़ो मत, सिस्टम को ही अपने हिसाब से ढाल लो। मतलब नियम बनाने वालों पर इतना प्रभाव डालो कि नियम आपके फायदे के लिए बने। लेकिन अमेरिका में रॉकफेलर का ये खेल ज्यादा दिन नहीं चला। 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़ने का आदेश दे दिया। हाँ, जनता का दबाव बहुत बढ़ गया था। तो फिर तो लगा होगा कि साम्राज्य खत्म हो गया। सबको यही लगा। कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को 34 अलग अलग कंपनियों में तोड़ दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कंपनी टूटने के बाद भी रॉकफेलर के पास उन सभी 34 कंपनियों में हिस्सेदारी बनी रही। अच्छा, और मैंने कहीं पढ़ा था कि इस बंटवारे के बाद उसकी दौलत घटी नहीं बल्कि और बढ़ गई। ये कैसे हो सकता है? ये सच है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर टुकड़ा अपने अपने इलाके में अब भी एक मिनी मोनोपोली था। जब वो एक बड़ी कंपनी थे तो एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन अब 34 अलग कंपनियां आजाद थी और बाजार में उनकी कीमत आसमान छूने लगी। मतलब टूटने के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो गया। ये तो अविश्वसनीय है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि आज 100 साल बाद उनमें से कई कंपनियां वापस एक दूसरे में मिल गई हैं। एक्सॉन और मोबिल फिर एक हो गई। हाँ, बीपी, शेवरॉन, इन सब ने पुरानी स्टैंडर्ड ऑयल की कंपनियों को खरीद लिया है। मतलब जिस सिस्टम को तोड़ा गया था उसने चुपचाप खुद को वापस जोड़ लिया। सिस्टम हमेशा जिंदा रहने का रास्ता ढूंढ लेता है। बिल्कुल। लेकिन रॉकफेलर को एक चीज और परेशान कर रही थी, अपनी लुटेरे वाली छवि। तो उसने अपना आखिरी और सबसे शानदार दांव चलाया, परोपकार, फिलांथ्रोपी। 1913 में रॉकफेलर फाउंडेशन रातों रात लुटेरे से दानवीर बन गया। पर क्या ये सिर्फ छवि सुधारने के लिए था? नहीं, इसके पीछे गहरी रणनीति थी। पहला, टैक्स की बचत। जो पैसा सरकार को टैक्स में जाता वो अब फाउंडेशन में जाने लगा, जिस पर नियंत्रण उसी का था। ठीक है। दूसरा,
छवि तो सुधरी, लेकिन तीसरा और सबसे अहम था नीतियों पर प्रभाव। सोचिए, उसने ऐसी मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा दिया जो पेटेंटेड दवाइयों पर निर्भर थी। अच्छा, वो कैसे? जॉन्स हॉपकिंस जैसे बड़े मेडिकल कॉलेजों को भारी फंड दिया, और वो पेटेंटेड दवाइयां बनाने के लिए जरूरी पेट्रोकेमिकल्स कहाँ से आते थे? स्टैंडर्ड ऑयल के केमिकल डिवीजन से। बिल्कुल, ये दान के चोले में एक शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। तो ये वही प्लेबुक है जो आज के अरबपति इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल गेट्स का फाउंडेशन, मार्क जुकरबर्ग का इनिशिएटिव और भारत में रिलायंस फाउंडेशन या टाटा ट्रस्ट्स। बिल्कुल, ये सिर्फ दान पुण्य नहीं है, ये टैक्स बचाना, छवि बनाना और नीतियों पर असर डालने का एक आजमाया हुआ तरीका है। रॉकफेलर ने पैसे के साथ साथ अपना सिस्टम भी विरासत में छोड़ा है। और आज के जमाने में अमेज़न इसका सबसे बड़ा उदाहरण लगता है मुझे। उसके अपने गोदाम, अपना डिलीवरी नेटवर्क, ये तो हुआ वर्टिकल इंटीग्रेशन, पर सबसे बड़ी चीज है AWS। Amazon वेब सर्विसेज। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, यहाँ तक कि Amazon के प्रतियोगी भी अपनी वेबसाइट चलाने के लिए उसी के सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। और वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी कर रही है। होल फूड्स, ज़ैपोस, MGM स्टूडियोज जैसी कंपनियां खरीद चुकी है। और जब किसी को खरीद नहीं पाती तो रॉकफेलर की तरह प्राइस वॉच छेड़ देती है। छोटे दुकानदारों का सेल्स डेटा देखकर Amazon बेसिक्स के नाम से खुद वही सामान बनाकर सर्च में सबसे ऊपर दिखाती है। ये क्लिवलैंड मैसेकर का 21वीं सदी का रूप है। और गूगल, वो तो एक ऐसी मोनोपोली है जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। सर्च में 92% कब्जा। हम सोचते हैं कि ये मुफ्त है, पर हम अपनी जानकारी, अपने डेटा से कीमत चुका रहे हैं। और भारत में जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। सिम जियो का, किराने का सामान जियो मार्ट से, फिल्म है जियो सिनेमा पर, और खबरें नेटवर्क 18 पर। सुबह से रात तक उपभोक्ता एक ही कंपनी के जाल में घिरा रहता है। ये रॉकफेलर का सपना था, जिसे आज की तकनीक ने हकीकत में बदल दिया है। तो सवाल ये उठता है कि हम, यानी आम इंसान, अब क्या करें? क्या इस सिस्टम से निकलने का कोई रास्ता है? ये एक बड़ा सवाल है। मोटे तौर पर 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला और सबसे आसान रास्ता है स्वीकार कर लें। मान लें कि यही दुनिया की सच्चाई है और इन कंपनियों की दी हुई सुविधाओं का फायदा उठाएं। मतलब आसानी को चुनें। हाँ, आखिरकार एक क्लिक पर सामान घर आ जाता है और डेटा भी सस्ता है। दूसरा रास्ता होगा लड़ने का। छोटी स्थानीय दुकानों का समर्थन करें, इन बड़ी कंपनियों के विकल्प खोजें। लेकिन ये रास्ता काफी थका देने वाला है। सही कहा। और यहीं पर तीसरा रास्ता आता है जो थोड़ा अलग है। वो कहता है, अगर आप सिस्टम को हरा नहीं सकते तो उसका हिस्सा बन जाओ। मतलब इस सिस्टम को समझो और इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करो। जो कंपनियां बाजार पर राज कर रही हैं, उनके शेयर्स खरीदकर उनके मालिक बनो। निचोड़े जाने वालों की कतार से निकलकर निचोड़ने वालों में शामिल हो जाओ। ये एक दिलचस्प नजरिया है, पर इसमें एक विरोधाभास भी है। डिस्क्लेमर, ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। ये सिर्फ पैसे के बहाव के पैटर्न को समझने की बात है। और हाँ, विरोधाभास तो है। यही आज के सिस्टम की सबसे बड़ी पहेली है। हम में से कई लोग इन मोनोपोली की आलोचना फेसबुक पर करते हैं, जो खुद एक मोनोपोली है। बिल्कुल, हम अमेरिकन के खिलाफ लेख गूगल पर खोजते हैं। इस सिस्टम से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। रॉकफेलर की असली विरासत उसका पैसा नहीं, बल्कि यही सर्वव्यापी सिस्टम है। उसने एक बार कहा था, प्रतिस्पर्धा एक पाप है। कंपटीशन इज अ सिन। उसके लिए मुकाबला करना संसाधनों की बर्बादी थी। उसकी नजर में सबसे कुशल व्यवस्था मोनोपोली ही थी। 150 साल बाद हम उसी की बनाई दुनिया में जी रहे हैं। इस सिस्टम से बचना शायद नामुमकिन है, लेकिन इसे समझना संभव है। और शायद ये जानकारी, ये समझ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप इस सिस्टम को काम करते हुए देख सकते हैं, जब आप जियो के लॉन्च में क्लीवलैंड मैसेकर की झलक देख पाते हैं, तो आप एक जागरूक उपभोक्ता और नागरिक बन जाते हैं। आप दुनिया को एक नई नज़र से देखने लगते हैं। और किसी भी चीज को साफ साफ देख पाना ही उसे बदलने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है।